हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और प्रैक्टिस सेट 6 है और जो हम प्रैक्टिस सेट करें असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, बीईटी आदि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस आदि के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और 70 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और सेकंड वीडियो में 35 क्वेश्चन। और आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। सारे क्वेश्चन जरूर देखें, वीडियो पूरी देखा करें क्योंकि क्वेश्चन अच्छे होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, आगे आने वाले एग्जाम के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मिन्हाज सिराज की पुस्तक का शीर्षक क्या है? ताजुल मासिर, फतवाए जहांगीरी, जहांदारी, या ताबकात नासिर, या तारीख मोहम्मद शाही। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ताबकात नासरी। मिन्हाज सिराज की पुस्तक का शीर्षक ताबकाजे नासरी है। ठीक है। और इस पुस्तक में सिराज ने अपने धार्मिक विचार, इस्लाम और मुस्लिम शासकों के लिए अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में बताया है। और दिल्ली सल्तनत के मामलुक वंश के प्रमुख इतिहासकार थे मिन्हाजुल सिराज। ठीक है। और सुल्तान जो दिल्ली का था नसीरुद्दीन, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद के लिए ताबकात नासरी नामक पुस्तक को लिखा था। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ कि वह अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उन्हें उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाएं अपनी राजधानी में। ताशकंद, बुखारा, समरकंद, अजरबैजान। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा समरकंद। तो 18 दिसंबर 1398, ठीक है, 18 दिसंबर 1398 को तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और विजेता को अपार धनराशि लूट में प्राप्त हुई थी। और प्रत्येक सैनिक धनी हो गया था और ऐसा दरिद्र कोई नहीं रहा कि उसके पास कम से कम 20 गुलाम भी न हो। और तैमूर ने दिल्ली में शिल्पियों को चुनकर समरकंद भेज दिया जहां उन्होंने उसके लिए प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किया। आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल बरनी, बदायूं अल बरनी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल फजल। तो आईने अकबरी 16वीं शताब्दी में अकबर के नवरत्नों में जो अबुल फजल था उसने लिखा था। और इसमें अकबर के दरबार और प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है। और यह अकबरनामा का तीसरा भाग है और 5 खंडों में विभाजित है ये। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलाए? अकबर ने, जहांगीर ने, जैनुल आबिदीन ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। और फोर्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर ने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलाए थे। और जबकि यद्यपि अकबर के समय में अनेक तरह के कलात्मक सिक्के जारी किए गए थे जिसमें चांदी के सिक्के के एक तरफ धनुर्धारी राम और दूसरी तरफ सीता की प्रतिमा भी अंकित थी और देवनागरी लिपि में राम सिया अंकित था। ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य के निम्न में से किस शासक ने, जो कला के महान संरक्षक थे, साम्राज्य की राजधानी बीदर में एक शानदार मदरसे या विद्यापीठ का निर्माण कराया? फिरोज शाह बहमनी, महमूद गवा, अहमद शाह प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा महमूद गवा। तो महमूद गवा बहमनी शासक हुमायूं व महमूद तृतीय ख्वाजा जहां था और वह साहित्यिक व सांस्कृतिक सुरुचि संपन्न था। और राजधानी बीदर में उसने एक विद्यापीठ या महाविद्यालय की स्थापना कराई थी महमूद गवा ने। सिक्स क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट के संग्रहालय व पुस्तकालय का सूची सेकंड में दिए गए उनके स्थान से मिलान करें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सालार जंग संग्रहालय कोलकाता, सालार राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय पुस्तकालय हैदराबाद और अब राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली। सही सुमेलन हो जाएगा इसका सालारगंज संग्रहालय जो है वो हैदराबाद एकत्री हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता हो जाएगा और राष्ट्रीय अभिलेखागार हो जाएगा फोर्थ नई दिल्ली। और जब हम मिलान करेंगे तो एक 3 है तो राइट ऑप्शन देखिए इसमें सी आ जाएगा क्योंकि एक 3 एक ही में। ठीक है। 7 क्वेश्चन है, अकबर नामा में चित्रित पांडुलिपि की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? अकबरनामा की मुगल चित्रकारी में अक्सर एक चित्र के साथ 2 चित्रकार संबद्ध थे। बी ऑप्शन है, रेखांकन और रंगाई अक्सर एक चित्रकार द्वारा की जाती थी। सी है, सहयोगी केवल पोर्ट्रेट को पूरा करते थे।
और डी है कुछ खास नए चित्रों में रेखांकन, रंगाई और पोर्ट्रेट 3 भिन्न चित्रकारों द्वारा किया गया है। और 7th क्वेश्चन का जब हम राइट ऑप्शन देखेंगे तो सारा कुछ इसमें सही है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, अकबर ने। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी इसकी, और जो अकबर ने भी ये जो है अपनाई थी नीति। तो जैसा कि भारत में घोड़ों को दागने की जो प्रथा थी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की, और कुशल सेनापति व शासक था, और युद्ध के समय घोड़े और व्यक्तियों को न बदला जा सके इसके लिए दाग व हुलिया परंपरा की इसने शुरुआत की थी। 9 क्वेश्चन है सल्तनत काल में दीवान वक्फ विभाग संबंधित था। व्यय कागजात की देखभाल करने से, पशुओं के व्यापार से, शाही कारखाने से, या बाजार व्यवस्था से। 9 क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यय कागजात की देखभाल करने से। ठीक है। 10 क्वेश्चन हो जाएगा देशमुख पाटिल एवं नायक विभिन्न नाम किसे दिए गए? मनसबदार, जागीरदार, जमींदार या स्वायत्त प्रमुख अधिकारी। और 10 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा जमींदारों को। तो देशमुख पाटिल नायक शासनकाल में जमींदार होते थे, और ये कर संबंधी जो न्यायिक होती थी, प्रशासनिक कार्य उनको देखते थे, और शिवाजी ने इनके अधिकारों को जो है छीन कर सरकारी जो है कर्मचारियों को दे दिया था। नेक्स्ट है शेरशाह प्रारंभिक जीवन में अतालिक नियुक्त हुआ। बहार खां के अधीन, जलाल खां के अधीन, जमाल खां के अधीन या ताज खां के अधीन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बहार खां के अधीन। तो इब्राहिम, शेरशाह इब्राहिम सूर का पौत्र व हसन का पुत्र था ये। ठीक है। और जो है शेरशाह इब्राहिम सूर का, और अपनी योग्यता से शेरशाह अपने पिता के आश्रयदाता जमाल खां का विश्वास पात्र बन गया था, और 1528 में वह दक्षिणी बिहार गया, और वहां बहार खां के पुत्र जलाल खां का शिक्षक अतालिक, ठीक है, अतालिक नियुक्त हुआ, शिक्षक को कहते थे, और संरक्षक नियुक्त किया गया, और शासक की मृत्यु के पश्चात दक्षिण बिहार का नायब सूबेदार बना दिया गया। तो शेरशाह प्रारंभिक जीवन में किसका जो है अतालिक नियुक्त हुआ था? किसके? बहार खां के अधीन। नेक्स्ट है तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? गियासुद्दीन तुगलक शाह, अबू बकर शाह, खिलजी खां, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद 1394 से 1412 के शासनकाल के दौरान 1398 में, ठीक है, 1398 में मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में, और यह आक्रमण भारत और सल्तनत के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ था। ठीक है। और किसका शासनकाल था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक, इसका दिल्ली का सुल्तान थे। नेक्स्ट है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। तो कथन पढ़ते हैं, कथन और तर्क। और इसमें 14वीं शती मध्य प्रायद्वीप में बाबर और बंगाल की जो है ये स्वतंत्रता और विजयनगर, ठीक है, साम्राज्य और बहमनी सल्तनत की साक्षी था। नेक्स्ट है मोहम्मद तुगलक अपने शासन के अंतिम वर्षों में क्षेत्रीय शक्तियों के प्रति नरम हो गया, और उसने वहां उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। ठीक है। देखिए 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में सल्तनत का वास्तविक विस्तार हुआ, परंतु शताब्दी के मध्य तक आते आते इसका विघटन भी हो गया था प्रारंभ, और इसका प्रारंभ मदुरा माबर से हुआ था, और जहां जलालुद्दीन अहसान शाह ने 1333-34 ईस्वी में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी, और बंगाल 1338 ईस्वी में इससे क्या हुआ तो स्वतंत्र हो गया था। और वहीं विजयनगर और बहमनी प्रांतीय जो है राजवंशों की जो है स्थापना क्रमशः 1336 और 1347 ईस्वी में हुई थी। 1336 और 1347 ईस्वी में हुई थी। और वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन के अंतिम वर्षों में लगातार विद्रोहों को दबाने में व्यतीत कर दिया था। तो राइट ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर क्या है गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहती थी? मोहम्मद तुगलक, अकबर, जहांगीर, फर्रुखशियर। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जहांगीर ऐसा कार्य करता था। दिवाली का त्योहार कार्तिक मास में जैसा कि मनाया जाता था, और इस अवसर पर घरों में सफाई आदि करी जाती थी, पहले भी आज भी, और लक्ष्मी पूजन आदि की विधि अपनाई जाती थी पहले भी और आज भी।
और इस अवसर पर जुआ खेलना परम कर्तव्य समझा जाता था। दिन रात लोग जो है जुआ खेला करते थे और इस जुआ में अधिकतर लोग अपना सर्वस्व सब कुछ हार भी जाते थे। और जैसा कि मुगल शासक जहांगीर दिवाली के उस समय जुए की पारी में हिस्सा लेता था, जो 3 दिनों तक जारी रहती थी। नेक्स्ट है दीवाने अर्ज। सैन्य मामलों से संबंधित विभाग को किसने प्रारंभ किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक। और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा बलबन ने। नेक्स्ट है इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, खिज्र खान। 16 क्वेश्चन और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, जैसा कि उस समय था। अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? 10, 18, 10, 18, 16, 15। तो ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछ लेता है कि अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटा सा लेकिन है इंपॉर्टेंट, तो हमें ध्यान देना है। और 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 सूबे थे। ठीक है, 18 क्वेश्चन है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था? मुगल सेना का प्रमुख सेनाध्यक्ष, शाही टकसाल का प्रभारी, खजाने का प्रभारी मंत्री, और डी है प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता था। 18 क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता था मीर बख्शी। ठीक है, और नेक्स्ट है 16वीं शताब्दी की मुगल प्रशासनिक शब्दावली में एलची, ठीक है, एलची अथवा साफिर शब्दों का क्या अभिप्राय था, क्या मतलब था? राजदूत, विद्रोही, गुप्तचर, प्रांतपति। और 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राजदूत। 20 क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी ने अपने स्वराज क्षेत्र में दक्कन की शक्तियों की घुसपैठ को नियंत्रित किया। उन्होंने 1664 में सूरत को लूटा। थर्ड है उन्होंने शाइस्ता खान और मिर्जा राजा जय सिंह के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। और फोर्थ है शिवाजी की शक्ति को कमजोर करने के उद्देश्य से मुगलों ने बीजापुर और गोलकुंडा का मुगल साम्राज्य में विलय किया। और 20 क्वेश्चन और जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। ठीक है, नेक्स्ट है नानकर और बंद है सिंचाई यंत्र, लगान युक्त भूमि, बुआई यंत्र, या इनमें से सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा लगान मुक्त भूमि। नानकर और बंद क्या थे? ये लगान मुक्त भूमि। ठीक है, और जैसा कि मुगल कालीन शासन के अंतर्गत लगान मुक्त भूमि नानकर और बंद कहा जाता था। ठीक है, मुगल कालीन शासक में। नेक्स्ट है कृषकों के कल्याण के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सिकंदर, ये शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया था? खराज, घरी, किस्मत खोती, चराई। और 23 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा किस्मत खोती कर नहीं लगाया था, घरी लगाया था, खराज लगाया था, चराई लगाया था। ठीक है, इसने ये सारे कर लगाए थे। चराई कर जो होता था वो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। जकात जो होता था वो केवल मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है, और जो है किस्मत खोती व हकूक खोती परंपरागत जमींदार द्वारा जो है किसानों से लिए जाते थे, ये इसने नहीं लगाया था। ठीक है, और घरी जो था एक आवास कर था, घरों पे कर लगाया जाता था। किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मोहद्दिद देहलवी का एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे? हुमायूं, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। 24 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट है मराठों के अधीन जमींदारी व्यवस्था को कहते थे? मोकाशा, देशमुखी, मीरासदारी, या अष्टप्रधानी। और 25 राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मीरासदारी। मीरासदार यानी जमींदार वे काश्तकार होते थे जिनकी अपनी भूमि होती थी और उत्पादन के साधन जो होते हल बैल आदि उन पर उसका अधिकार भी होता था। और इनकी भूमि जो होती थी संभवतः कर विमुक्त होती थी, यानी कर नहीं देना पड़ता था। और हालांकि शिवाजी ने इन पर कठोर नियंत्रण लगाया था। ठीक है, ये हो गए कौन? मिरासदारी। और मोकाशा जो था, मोकाशा अधिकारियों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान था जो बाद में जागीर कहा जाने लगा था। ठीक है, भूमि अनुदान था जो दिया जाता था अधिकारियों को। और देशमुखी मराठों के अधीन आए थे जिन्हें 10% कर देना होता था। और अष्टप्रधानी जैसा कि शिवाजी के सलाहकार के रूप में 8 मंत्रियों का जो समूह था, ठीक है, शिवाजी के 8 मंत्री थे, उनको अष्टप्रधानी कहा जाता था।
26 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट में दिए गए भवन क्रियाकलापों में संलग्न कारीगर सूची सेकंड में दिया गया इसके आधुनिक अभियानों से सुमेलित करें। तो चलिए देखते हैं 26 क्वेश्चन। और कारीगर हैं, आधुनिक अभिधान है। आहक पूजान राजगीर, खिस्त मालान, नक्काश, परचीनकार, ईंट तोड़ने वाला, सुरफी कोप, चुनगर। तो आहक पूजान ये चुनगर, ए का फोर्थ हो जाएगा। खिस्त मलान राजगीर, बी का फर्स्ट हो जाएगा। परचीनकार नक्काश, सी का सेकंड हो जाएगा। और सुर्खी कोप ईंट तोड़ने वाला, तो ए का क्या है इसमें फोर्थ है, ठीक है। और बी का क्या है फर्स्ट है, तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट इसमें हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सी का सेकंड, डी का थर्ड। निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया? फिरोज तुगलक, शेरशाह, मलिक अंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। और 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किसने संतों की जीवनियों के संकलन वाले भक्तमाल की रचना की थी? नंददास, नाभादास, कुंभन, रूप गोस्वामी। 28 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा नाभादास, ठीक है। नाभादास अग्रदास जी के शिष्य और साधु सेवी थे और इन्होंने भक्तमाल नामक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। भक्तमाल नामक ग्रंथ की रचना की थी नाभादास ने। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पूछ लेता है कई बार। और जिसमें संतों की जीवनियों के संकल्पनों की चर्चा की गई और इस ग्रंथ में सभी संप्रदाय और सभी संप्रदाय संतों का समान भाव से श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया है। और भक्तमाल अर्थात जैसे माला में 4 वस्तुएं मुख्य होती हैं, मड़ियां, सूत्र, सुमेरु, फुदना या गुच्छा कहा जाता है, वैसे ही भक्तमाल में भक्त जन मणि है, भक्ति है, सूत्र है, माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वह है, और श्री गुरुदेव और सुमेरु का जो गांठ रूपी गुच्छा है वह है हमारे श्री भगवान। भक्तमाल कोई सामान्य रचना नहीं अपितु है आशीर्वादात्मक ग्रंथ है ये भक्तमाल, ठीक है। इसकी रचना नाभादास। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण पराकाष्ठा पर पहुंच गया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर। 29 ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। तो जहांगीर जैसा कि कला प्रेमी था, वह यूरोपियन चित्रकार से प्रभावित था और उसने ब्रिटिश महारानी को तैलीय चित्र उपहार स्वरूप भेजे थे। और मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण जहांगीर के काल में पराकाष्ठा पर पहुंच गया था और अबुल हसन प्राकृतिक दृश्यों का जो है चित्रकार था। नेक्स्ट है, कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल में मकबरों का काल जो है घोषित किया था? इलबरी, खिलजी, तुगलक, सैयद व लोदी। और 30 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सैयद व लोदी काल को पर्सी ब्राउन ने जो है मकबरों का काल कहा था इसे, ठीक है, क्योंकि बहुत मकबरों का इस समय निर्माण हुआ था और इसी समय बनी इमारतों मुबारक शाह, सैयद शाह या मोहम्मद शाह, सैयद और सुल्तान लोदी के मकबरे बने थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी आगरा के किले में निर्मित पहली सफेद संगमरमर की इमारत है? मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, नगीना मस्जिद। और राइट ऑप्शन हो जाएगा दीवाने आम। कौन सी इमारत दूसरे ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है? रबिया उद दौरानी का मकबरा, और ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। रबिया उद दौरानी मकबरा दूसरे ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम बिहार में है। और जहांगीर और नूरजहां का मकबरा जो है वो लाहौर में है इनका, ठीक है, ये लाहौर में है इनका मकबरा और इसका सासाराम बिहार, और ये नूरजहां का भी लाहौर में है, ठीक है। तो रबिया उद दौरानी का मकबरा दूसरे ताजमहल के नाम से, और जैसा कि ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में है। और नेक्स्ट है, चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? मुगल सम्राट हुमायूं 1555 में ईरान से प्रमुख चित्रकार अब्दुल समद और मीर सैयद अली को लाया। 33 क्वेश्चन है ये। और बी पॉइंट है, अकबर ने एक विशाल चित्रशाला की स्थापना की जिसमें 1560 के दशक में हजमनामा को चित्रित किया गया। सी है, जहांगीर के काल में चित्रण कला को यूरोप के प्रभाव को अस्वीकार किया गया। और डी है, 18वीं शताब्दी में विशेषकर कृष्ण लीलाओं को प्रदर्शित करने क्षेत्रीय चित्रकला में आई थी। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अकबर के शासन काल में ही पुर्तगाली पादरियों ने यूरोपीय चित्रकला का चलन शुरू किया था और जहांगीर के चित्रकला में विशेष रुचि लेने का इस दिशा में और कार्य हुआ था, तो ऐसा नहीं का स्वीकार किया गया, ये कथन सही नहीं।
34 है, निम्न में से कौन से दिल्ली सुल्तान ने हिंदू योगियों और मुस्लिमों को फकीरों के साथ बातें की? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक। 34 का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। 35 क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने अकबर के काल में मदरसे में पढ़ने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया? अबुल फजल, फतेहुल्लाह सिराजी, शेख फैजी, शेख अबू नबी। 35 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, शेख फैजी। और 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ 35 क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।